हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस जजमेंट का जिक्र किया था जो 13 जून 2022 को पारित किया गया था। उसमें यह कहा गया था कि 498A के किसी भी मामले में जितने भी फ्रेश मामले आएंगे 2 महीने तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, किसी भी तरीके की कोई आगे कार्रवाई नहीं होगी। ये मामले फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास भेजे जाएंगे और प्रत्येक जिले में फैमिली वेलफेयर कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए आदेश पारित किया था। फैमिली वेलफेयर कमेटी क्या होगी, उसके अंदर कौन कौन से लोग रहेंगे, इन सारी बातों के बारे में मैंने उस समय वीडियोस बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, आप डिटेल में जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने कहा था कि इस जजमेंट में जो केस के फैक्ट हैं और फैक्ट के बेसिस पे हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उसी जजमेंट के फैक्ट और जजमेंट जो दिया गया फैक्ट के बेसिस पे उसके बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। यह एक ऐसा केस था जो हाई कोर्ट पहुंचा था, जिसमें हाई कोर्ट ने जो तहरीर दी गई थी महिला के द्वारा, जो पत्नी के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी, उस तहरीर की भाषा पे एक सख्त एतराज जताया, आपत्ति दर्ज कराई हाई कोर्ट ने। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहें आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और हाई कोर्ट के द्वारा फाइनली किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट ज़्यादा बढ़ जाता है, मामला अदालत, कचहरी, थाने तक पहुंच जाता है, तो दोनों लोग एक दूसरे को सबक सिखाने की नीयत से काम करने लगते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप इस कदर लगाने लगते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके लगाने लगते हैं। यह केस भी कुछ इसी तरीके का है। हालांकि केस की डिटेल मैंने उस वीडियो में दी थी, लेकिन मैं यहाँ भी आपको बता दे रहा हूँ। यह केस क्रिमिनल डिवीजन था 117 और 1122/2022 और अभी अगस्त 2022 के जो एसीसी का जो जर्नल आता है उस जर्नल में भी इसको पब्लिश किया गया है। सारी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। साथियों, मामला ये था कि एक एफआईआर जैसे कि नॉर्मल दर्ज कराई जाती है महिलाओं के द्वारा अपने पति और सास ससुर और परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ, तो इस मामले में भी एक एफआईआर दर्ज कराई गई जिसमें 498A, 323, 504, 506 और साथ में 307 आईपीसी भी, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये एफआईआर दर्ज कराई जाती है पति के विरुद्ध, सास ससुर के विरुद्ध और ससुराल के अन्य लोगों के विरुद्ध। सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है कि इस एफआईआर में जो आरोप लगाए जाते हैं और इसकी जो भाषा है वह उस पर जरूर गौर करिए आप लोग। इस एफआईआर में आरोप लगाते हुए यह कहा जाता है कि मेरे पिता ने 2 करोड़ रुपया दे करके शादी की थी, लेकिन ससुराल वाले इस दहेज से जो उनको दिया गया खुश नहीं थे और 20 लाख रुपया एडिशनल डाउरी की डिमांड करने लगे। कुछ दिनों बाद 50 लाख रुपया एडिशनल डाउरी की डिमांड करने लगे। और इतना ही नहीं, यहां तक कहा गया उस पीड़ित महिला के द्वारा कि मेरा जो ससुर है वो ससुर मेरे साथ यौन संबंध बनाना चाहता था, मेरा देवर भी मेरे साथ फिजिकली टॉर्चर करने का प्रयास किया करता था और सास और नंद के द्वारा मेरे प्रेगनेंसी को एबॉर्ट कराने के लिए भी प्रेशराइज किया जाता था और ना सिर्फ दबाव बनाया जाता था बल्कि मेरे साथ मारपीट भी की जाती थी और डाउरी की डिमांड की जाती थी। ये सारे एलिगेशंस लगा करके एफआईआर दर्ज कराई जाती है। और पति के बारे में कहा गया कि पति मुझे भूखा रखता था, कमरे में और बाथरूम में ताला लगा करके बंद कर देता था, जबरदस्ती मुझे शराब पिला देता था। इस तरीके से तमाम अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं। एफआईआर दर्ज होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, कोर्ट में चार्जशीट आती है। चार्जशीट आने के बाद डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव की जाती है। चूंकि 307 था इसलिए मामला जब कमिट होकर सेशन में जाता है तब डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव की जाती है। डिस्चार्ज एप्लीकेशन को सेशन कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस रिजेक्शन ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट इलाहाबाद में क्रिमिनल डिवीजन दाखिल किया जा रहा है, जिनका मैं नंबर पहले ही बता चुका हूं। साथियों, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा इस मामले में तहरीर को पढ़ा जाता है, केस डायरी में बयान को पढ़ा जाता है और तहरीर को पढ़ने के बाद महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है।
महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा जाता है कि बिना किसी शर्म या किसी भी प्रकार की अड़चन के घटना का ग्राफिक और विशद वर्णन मानसिक स्थिति की मात्रा और शिकायतकर्ता के दिमाग में जहर और जहर की मात्रा को बयां करता है। उसने बिना कुछ बोले अदालत के सामने तमाशा किया और घटना को कई गुना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। हाँ साथियों, इस तरीके की महत्वपूर्ण टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा की जाती है। और आगे कहा जाता है कि एफआईआर की भाषा सभ्य होनी चाहिए। टॉर्चर का लेवल कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसको सभ्य भाषा में अभिव्यक्त किया जा सकता है। इस तरीके की असभ्य भाषा में अभिव्यक्त किए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। और यह भी कहा जाता है कि आजकल ये रोज देखने में आता है कि वैवाहिक मामलों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। इस तरीके से तहरीर की भाषा पे आपत्ति की जाती है हाईकोर्ट के द्वारा। और फाइनली जो जजमेंट दिया जाता है, पति का क्रिमिनल डिवीजन तो डिसमिस कर दिया जाता है, लेकिन सास ससुर का क्रिमिनल डिवीजन स्वीकार कर लिया जाता है। यानी उनको जो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन उनकी खारिज की गई थी सेशन कोर्ट के द्वारा, उस ऑर्डर को सेशन कोर्ट के सेट असाइड कर दिया जाता है। तो सास ससुर के खिलाफ 498A, 323, 504, 506 और 307 आईपीसी की कार्रवाई को खत्म कर दिया जाता है। हस्बैंड को यह डायरेक्शन दिया जाता है कि आप ट्रायल कोर्ट में जाओ, वहां पर आप ट्रायल फेस करो। साथियों, यह एक पार्ट था जजमेंट का। दूसरा पार्ट में पहले बना चुका हूं कि बाकी कूलिंग पीरियड और फैमिली वेलफेयर कमेटी का मामला क्या था, उस बारे में उस वीडियो में डिटेल में बातचीत की है। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में। सिर्फ इतना ही। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।